कहानी की शुरुआत में हम कहानी के मेन कैरेक्टर डायाब्लिक को देखते हैं। वो था इटली का सबसे फेमस चोर, जिसे पकड़ने के लिए सालों से पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाई। इटली के लोगों के लिए डर का दूसरा नाम था डायाब्लिक। सिर से पांव तक काले मास्क में ढका होने की वजह से किसी ने उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा। हाँ, कुछ महीने पहले वो एक बार पुलिस के हाथ लग भी गया था, लेकिन अपनी चालाकी से पुलिस को भी मात दे दी थी। एक दिन वो इटली के एक बड़े म्यूजियम में गया, आर्मेन ब्रांड का बहुमूल्य और रेयर मुकुट चोरी करने। उस वक्त एक गार्ड उस फ्लोर पर पहरा दे रहा था और बाकी लोग आराम से बैठकर कार्ड खेल रहे थे, क्योंकि जगह इतनी सुरक्षित थी कि वहां आज तक कोई चोर घुस तो क्या, एक चिड़िया भी घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। लेकिन डायाब्लिक कोई आम चोर नहीं था। उसने उस गार्ड की नजरों से बचकर बहुत चालाकी से खिड़की के रास्ते अंदर एंट्री मार ली। इसके बाद गार्ड को मारकर वो लॉकर रूम के अंदर घुस जाता है और मुकुट के चारों तरफ लगी जंजीरों को काटना शुरू करता है। नतीजा ये होता है कि तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। बाकी गार्ड्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं और दौड़कर लॉकर रूम के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि रूम अंदर से बंद कर दिया गया है। वो लोग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार फेल होकर बम ब्लास्ट करके दरवाजा उड़ा देते हैं। लेकिन तब तक कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि डायाब्लिक मुकुट लेकर वहां से गायब हो चुका होता है। वो पैराशूट के जरिए उड़कर सीधा एक कार पर जा गिरता है। उस कार को चला रही होती है उसकी क्राइम पार्टनर और प्रेमिका ईवा। कार में लैंड करने के बाद दोनों एक पहाड़ के सामने पहुंचते हैं। वहां एक बटन दबाते ही पहाड़ ऑटोमेटिकली खुल जाता है और डायाब्लिक लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। असल में उस पहाड़ के अंदर ही उनका सीक्रेट अड्डा था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां आर्मेन ब्रांड की तरफ से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वहां 5 खूबसूरत बैले डांसर उस ब्रांड की मास्टरपीस कलेक्शन पहनकर सबके सामने परफॉर्म करने वाली होती हैं। इस इवेंट में इटली के कई बड़े बड़े अमीर और सम्मानित लोग भी मौजूद थे। शुरुआत में ही इवेंट का होस्ट मेहमानों को ये खबर देता है कि उनका कीमती मुकुट चोरी हो चुका है। ये सुनकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं। तब होस्ट उन्हें भरोसा दिलाता है कि चिंता करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। फिर मेहमान थोड़े निश्चिंत होकर शो एंजॉय करने लगते हैं। उनके सामने 5 सुंदर डांसर्स नाच रही थीं और उनके पहने हुए महंगे महंगे गहने सबको दिख रहे थे। लेकिन परफॉर्मेंस पूरी होने से पहले ही अचानक वहां की बिजली चली जाती है। ये देखकर सारे मेहमान डर जाते हैं। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन 5 लड़कियों को एक गुप्त रास्ते से लेकर एक सुरक्षित जगह की तरफ ले जाना चाहता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते हैं और लड़कियों से कहते हैं कि वो अपने शरीर से सारे गहने उतार दें। लड़कियां अच्छी तरह जानती थीं कि अगर डायाब्लिक की बात नहीं मानेंगी तो वो उन्हें मार डालेगा, इसलिए जान बचाने के लिए उन्होंने गहने उतार कर दे दिए। इसके बाद डायाब्लिक गाड़ी का पिछला शटर खोलता है और लड़कियां वहां से बाहर निकल आती हैं। वहीं डायाब्लिक और ईवा गहनों के साथ वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो लड़कियां चलते चलते एक क्लब में पहुंचती हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर वहां मौजूद लोग उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तब लड़कियां उन्हें चेतावनी देती हैं कि वो सब मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट हैं और उनके पास पिस्तौल भी है, इसलिए वो लोग उनसे दूर ही रहें। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये लड़कियां इतनी स्मार्ट और बहादुर थीं, तो फिर डायाब्लिक के जाल में इतनी आसानी से कैसे फंस गईं? खैर, डायाब्लिक से तो वैसे भी किसी की बराबरी नहीं हो सकती। वो तो बड़े बड़े पुलिस अफसरों तक को चकमा दे देता है, तो ये लड़कियां आखिर कर ही क्या सकती थीं? खैर, उन लड़कियों में से एक वहां मौजूद फोन से सीनियर ऑफिसर जिनको को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। लेकिन खबर सुनकर जिनको गंभीर नहीं होता बल्कि काफी खुश हो जाता है, क्योंकि कई सालों से वो डायाब्लिक के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पाया। आज उसने जिद कर ली है कि चाहे कुछ भी हो, डायाब्लिक को वो जरूर पकड़ेगा। लेकिन उसकी टीम के लोग शंका में थे कि क्या इस बार वो डायाब्लिक को पकड़ पाएगा या हर बार की तरह इस बार भी उसे निराश होना पड़ेगा। तभी सबके सामने एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सामने आता है। असल में उस प्रदर्शनी का पूरा मामला जिनको ने ही सेट किया था और वो 5 लड़कियां असल में पुलिस की स्पेशल एजेंट थीं। उन्होंने जानबूझकर डायाब्लिक के प्लान को सफल होने दिया, ताकि बाद में उन ज्वेलरीज की मदद से उसे पकड़ सकें। आप सोच रहे होंगे कि ज्वेलरीज के जरिए फिर डायाब्लिक को कैसे पकड़ा जाएगा। असल में उन ज्वेलरीज में पहले से एक स्पेशल केमिकल लगाया गया था, जिससे पुलिस उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकेगी और जैसे ही वो उन्हें ट्रैक कर पाएगी, वे डायाब्लिक तक पहुंच जाएंगे। तो जैसा कहा गया वैसे ही किया। वे लड़कियां ज्वेलरीज के लोकेशन को फॉलो करते हुए डायाब्लिक के अड्डे की तरफ बढ़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ डायाब्लिक और ईवा अपनी चोरी की हुई ज्वेलरीज को एक ट्रे में सजा कर रख देते हैं। ईवा को ये ज्वेलरीज बहुत पसंद आती है, इसलिए डायाब्लिक वहां से एक ब्रेसलेट लेकर ईवा के हाथ में दे देता है। इसके बाद वे अपनी नई चोरी की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन ईवा चाहती थी कि नई चोरी करने से पहले वे एक छोटा ब्रेक लें, कुछ दिन छुट्टी बिताएं ताकि थोड़ी रिलैक्स कर सकें। लेकिन डायाब्लिक उसकी बात
बात नहीं मानता और उल्टा उसे कहता है कि अकेले जाकर छुट्टी मनाओ और इस तरफ का सारा काम मैं अकेले संभाल लूंगा। लेकिन ईवा तो उसके बिना कहीं भी नहीं जाएगी, इसलिए वो भी अपने पार्टनर के साथ नई चोरी की योजना बनाना शुरू कर देती है। तब तक पुलिस ज्वेलरीज को फॉलो करते हुए उस पहाड़ के सामने पहुंच जाती है। लोकेशन के हिसाब से ज्वेलरीज पहाड़ के अंदर है, लेकिन पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि ये ज्वेलरीज पहाड़ के अंदर कैसे हो सकती है। जिनको डायब्लिक को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ में आ गया कि उस पहाड़ के अंदर जरूर कोई रहस्य छिपा है। इसलिए उसने एक बम की मदद से पहाड़ को उड़ा दिया और तुरंत डायब्लिक के सीक्रेट अड्डे का दरवाजा देख लिया। दूसरी तरफ बम ब्लास्ट होते ही डायब्लिक का सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। उसने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा कि जिनको उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वे लोग सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद जिनको अपनी टीम लेकर वहां पहुंचता है और देखता है कि डायब्लिक पहले ही वहां से फरार हो चुका है, इसलिए वह कुछ ऑफिसर्स को उस जगह को अच्छे से चेक करने के लिए लगा देता है और खुद आसपास डायब्लिक के भागने के रास्ते को ढूंढने लगता है। कुछ देर खोजने के बाद जिनको आखिरकार उस रास्ते को ढूंढ लेता है और उसी रास्ते से एक लंबा सुरंग पार करके पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। सौभाग्य से वहां पहुंचते ही वे डायब्लिक को वहां से भागते हुए देख लेते हैं। तब जिनको उन्हें पकड़ने के लिए पीछा करना शुरू करता है। डायब्लिक पुलिस के हाथों से बचने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। इसी बीच अचानक एक पत्थर से टकराकर ईवा का पैर मोड़ जाता है। डायब्लिक उसे मदद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईवा अब आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाती है, इसलिए डायब्लिक उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड चली जाएगी तो और गर्लफ्रेंड मिल सकती है, लेकिन पुलिस के हाथ लगने पर तो कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। ईवा को उसकी इतनी स्वार्थी हरकत देकर बहुत दुख होता है। तभी जिनको और उसकी टीम ईवा को घेरे में ले लेते हैं, लेकिन ईवा भी कम नहीं है। वह अचानक पास की नदी में कूद जाती है और पुलिस के हाथों से बच निकलती है। ये देखकर जिनको फिर से निराश हो जाता है। इतने संघर्ष के बाद भी अगर टारगेट हाथ से निकल जाए तो थोड़ी निराशा तो होगी ही, यानी मामला बिल्कुल किनारे पर जाकर पलट गया। खैर वहां से वह फिर से डायब्लिक के अड्डे पर लौट आता है। उसके टीम मेंबर्स ये सोचकर खुश थे कि उन्होंने डायब्लिक की चोरी की हुई कीमती चीजें जब्त कर ली हैं। वहां उन ज्वेलरीज के अलावा भी कई महंगे आइटम थे, लेकिन जिनको इस बात से खुश नहीं हो सका, खासकर ज्वेलरीज के मामले में, क्योंकि उन्हीं के जरिए वे डायब्लिक को फॉलो कर पाए थे, जो अब संभव नहीं था। तभी जिनको वहां एक पुराना नक्शा देखता है जो अब परित्यक्त हो चुका था। उसे देखकर जिनको समझ जाता है कि ये जरूर डायब्लिक का दूसरा अड्डा है, इसलिए वह अपनी टीम लेकर उस परित्यक्त गोदाम में पहुंचता है। वहां वे सब मिलकर खूब तलाशते हैं, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिलता। इसी बीच ऑफिसर रोलर गलती से दीवार में लगे एक हैंडल पर झुक जाता है और हैंडल नीचे चला जाता है। उसी से एक गुप्त बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। जिनको और उसकी टीम वहां अंदर जाकर पूरी जगह की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं। जगह देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये डायब्लिक की लैब है, जहां वह लोगों के नकली मास्क बनाता है। तो जब ऑफिसर वहां मौजूद चीजों की तलाशी लेने लगते हैं, जिनको उन्हें रोक देता है। वह नहीं चाहता था कि डायब्लिक उनकी मौजूदगी का पता लगा ले। उसे पूरा भरोसा था कि अगली चोरी से पहले डायब्लिक यहीं आएगा, इसलिए वह उस जगह को एक ट्रैप के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एटिया नाम की एक अमीर महिला को देखते हैं। वह उस शहर में एक खास एग्जीबिशन के लिए आती है। एयरपोर्ट पर उसकी सिक्योरिटी के लिए जिनको की जगह किसी दूसरे ऑफिसर को देखकर वह नाराज हो जाती है, क्योंकि पहले तो जिनको ही उसकी सिक्योरिटी में इंचार्ज होना था और उसे जिनको पर सबसे ज्यादा भरोसा था। तब ऑफिसर उसे बताता है कि जिनको एक केस में व्यस्त होने की वजह से एटिया से माफी मांगकर उसे भेज रहा है, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन एटिया उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और सीधे जिनको के ऑफिस में उससे मिलने चली जाती है। जिनको उस समय डायब्लिक के बारे में एक मीटिंग कर रहा था। ठीक उसी समय एटिया वहां पहुंचती है और उससे बात करना चाहती है। उसकी इच्छा के अनुसार जिनको बाकी ऑफिसर्स को बाहर इंतजार करने को कह देता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। तब एटिया उससे पूछती है कि ऐसा क्या केस है जो उसके लिए इतना ज्यादा जरूरी बन गया। फिर पता चलता है कि एटिया असल में जिनको की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को लोगों के सामने नहीं लाया। जिनको का जिद थी कि वह डायब्लिक को पकड़ने के बाद ही शादी करेगा, उससे पहले नहीं, और तभी उनका रिश्ता सबके सामने आएगा। इसलिए यह लव बर्ड्स अब फिलहाल छुप छुप कर मिल रहे थे। तभी एटिया जिनको से कहती है कि वह उस एग्जीबिशन की सिक्योरिटी संभाले, इससे उनका मिलना भी संभव होगा। साथ ही वह उस एग्जीबिशन में एक कीमती और रेयर नेकलेस पहनने वाली थी और जिनको अगर सिक्योरिटी इंचार्ज रहेगा तो सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी। जिनको उसके बात मान जाता है और सोचता है कि यह डायब्लिक को पकड़ने का भी एक मौका हो सकता है। इस बीच डायब्लिक के उस दूसरे अड्डे पर बाकी पुलिस लोग पहरा दे रहे थे। किसी एक का शिफ्ट खत्म होने के बाद ऑफिसर रोलर का शिफ्ट शुरू होता है। वह लैब में
में रखी चीजों को ध्यान से चेक कर रहा था। इसी बीच अचानक डायाबलिक उसके सामने आ जाता है। रोलर उसे देखते ही गोली चलाने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक भी गोली उस पर नहीं लगती, क्योंकि उनके बीच एक बुलेट प्रूफ ग्लास की पार्टीशन लगी हुई थी। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी ऑफिसर्स भी दौड़ते हुए आते हैं। लैब पहुंचकर देखते हैं कि रोलर बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ है और डायाबलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन चुरा ले गया है। जिनको यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। डायाबलिक को पकड़ने का एक और सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। इन सब तनाव में ही उसे फिर से डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर जिनको की आर्मन कंपनी की मिशन की बहुत तारीफ करता है। हालांकि उस मिशन में वह डायाबलिक को पकड़ने में असफल रहा, लेकिन यह देखकर कि जिनको डायाबलिक के काम तक इतनी आसानी से पहुंच पाया, मिनिस्टर खुश था। लेकिन जिनको इस बात से खुश नहीं हो सकता। उसके लिए तो डायाबलिक को पकड़ना ही मुख्य मिशन है। जब तक यह पूरा नहीं होता, उसके लिए सारे मिशन बेकार हैं। तभी मिनिस्टर उससे उसके अगले प्लान के बारे में पूछता है। जिनको कुछ बताने ही वाला होता है कि अचानक ऑफिस में फोन आता है। ऑफिस असिस्टेंट फोन रिसीव करता है और पता चलता है कि कॉल ईवा की तरफ से है। ईवा सीधे जिनको से बात करना चाहती है। मिनिस्टर फोन को स्पीकर से कनेक्ट कर देता है और जिनको से बात करने को कहता है। ईवा जिनको से कहती है कि वह डायाबलिक को ढूंढने में पुलिस की मदद करना चाहती है। ये सुनकर पहले तो सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। फिर ईवा उन्हें बताती है कि डायाबलिक ने उसे धोखा दिया और उसे छोड़कर चला गया, इसलिए वह डायाबलिक से बदला लेना चाहती है। लेकिन बदले के साथ साथ वह पुलिस से एक फायदा भी लेना चाहती थी। वह जिनको से शर्त रखती है कि डायाबलिक को पकड़वाने के बदले उसे रिहा करना होगा। उसके नाम पर जितनी भी शिकायतें हैं सब पुलिस रिकॉर्ड से हटा दी जाए और उसे किसी दूसरे शहर में सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी करनी होगी। सब कुछ सुनने के बाद मिनिस्टर जिनको से कहता है कि वह ईवा की शर्त मान ले। हालांकि जिनको इस बात को मानने के पक्ष में नहीं था, लेकिन मिनिस्टर की बात की अवज्ञा करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए वह चुपचाप वहां से निकल आता है और अपने तरीके से प्लानिंग करने लगता है कि कैसे डायाबलिक और ईवा दोनों को पकड़ा जा सके। कुछ देर बाद जिनको को फिर से ईवा की कॉल आती है। उसके अनुसार जिनको अपनी टीम के साथ ईवा की कॉल का लोकेशन ट्रैक करता है और उस लोकेशन की तरफ रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि ईवा एक लोकल फोन बूथ से बात कर रही थी। इसी बीच ईवा समझ जाती है कि पुलिस ने उसे घेर लिया है, लेकिन डायाबलिक की पार्टनर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। पुलिस बूथ का दरवाजा खोलने से पहले ही ईवा अंडरग्राउंड टनल के रास्ते वहां से गायब हो जाती है। ये सुनकर बेचारा जिनको फिर से निराश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो डायाबलिक के अड्डे से लाई गई चीजों पर रिसर्च कर रही है। वहां उसे एक अजीब बात नजर आती है। वह आर्मन कंपनी के कैटलॉग के साथ उन ज्वेलरीज की तुलना करते हुए पाती है कि वहां से एक ब्रेसलेट गायब है। जब उसने यह जिनको को बताया तो उसे समझ में आ गया कि वह ब्रेसलेट जरूर ईवा के पास है, क्योंकि डायाबलिक इतना बेवकूफ नहीं है कि जानबूझकर यह गहना ईवा के पास रखने जैसी गलती कर दे। इसी बीच हम ईवा को एक मैनहोल से बाहर आते हुए देखते हैं और उसके हाथ में अभी भी वही ब्रेसलेट है, यानी जिनको का अंदाजा बिल्कुल सही था। ब्रेसलेट के बारे में जानकर वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उस ब्रेसलेट के जरिए वे आसानी से ईवा को ढूंढ सकते हैं। फिर वह अपनी पूरी टीम लेकर ईवा को खोजने निकल पड़ता है और कुछ देर तलाशने के बाद आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। ऑफिसर्स ईवा की तरफ बंदूक ताने खड़े थे। फिर रोलर धीरे धीरे उसके पास बढ़ता है, लेकिन ईवा उसे कुछ करने से पहले ही उस पर हमला कर देती है। उसने रोलर के हाथ से पिस्तौल छीन ली और बाकी पुलिस को डराना शुरू कर देती है। सभी पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर रखते हुए वह एक पुलिस गाड़ी लेकर भाग निकलती है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए दूसरी गाड़ी से पीछा करना चाहती है, लेकिन रोलर उस समय बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था, इसलिए वह पुलिस गाड़ी के सामने जाकर उसे रोक नहीं सका। इस तरह ईवा फिर से उनके हाथ से निकल जाती है। रोलर के होश में आने के बाद वह बताता है कि ईवा तो भाग गई, लेकिन उसने कीमती नेकलेस जरूर सुरक्षित कर लिया है। लेकिन जिनको इसे देखकर खुश होने की बजाय रोलर पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ब्रेसलेट खुल जाने की वजह से ईवा को ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। रोलर की इन मूर्खताओं का बड़ा नतीजा भी भुगतना पड़ा। उसे केस से हटा दिया गया और उस लेडी ऑफिसर के साथ रिसर्च के काम में लगा दिया गया। संयोग से वह लेडी ऑफिसर और रोलर पहले से परिचित थे। उन्होंने एक ही अकादमी में ट्रेनिंग ली थी, इसलिए रोलर को देखकर वह लड़की काफी खुश होती है। इसी बीच मिनिस्टर का ऑर्डर नजरअंदाज करके ईवा को पकड़ने की कोशिश कराने पर मिनिस्टर जिनको पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह जिनको को चेतावनी देता है कि अगर इस बार वह ईवा की बात के मुताबिक काम नहीं करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। जिनको के पास अब ईवा के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह ईवा के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक लोकल पीसीओ के पास जाता है। वहां पहुंचते ही ईवा की कॉल सामने वाले फोन पर आती है। जिनको कॉल रिसीव करता है तो ईवा उसे अकेले एक गुप्त जगह मिलने के लिए कहती है।
जिनको उसके कहे अनुसार ईवा से मिलने चला जाता है। हालांकि जिनको ईवा पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन भरोसा न करने के बावजूद उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह सब कुछ भूलकर ईवा से उसका प्लान पूछता है। तब ईवा उसे सब कुछ बताती है। उसका अंदाजा है कि डायब्लिक जरूर उसकी चीजें वापस पाने की कोशिश करेगा, इसलिए ईवा जिनको से कहती है कि अंडरवर्ल्ड में ये खबर फैलाने को कहें कि पुलिस डायब्लिक से बरामद की गई चीजें एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का निर्णय ले चुकी है। इससे यह बात डायब्लिक तक पहुंच जाएगी और वह उसी रास्ते से जाकर उन चीजों को चोरी करने की कोशिश करेगा। ईवा की योजना के मुताबिक पुलिस एक बड़े वैन में नकली ज्वेलरी रखकर उसे अंडरग्राउंड टनल से बाहर ले जाएगी ताकि डायब्लिक इसे देकर ध्यान भटक जाए, और उसी समय असली सोने और हीरे वाली ज्वेलरी को एक सामान्य वैन में रखकर किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से चीजें चोरी करने के लिए टनल में मौजूद समय डायब्लिक के लिए परफेक्ट होगा, इसलिए जब डायब्लिक उस वैन को फॉलो करते हुए टनल में आएगा तभी पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेगी। जिनको को ईवा की योजना काफी पसंद आती है, इसलिए वह ईवा की बात के अनुसार कदम बढ़ाता है। वह एक अंडरकवर एजेंट के माध्यम से चोरी की हुई चीजों के शिफ्ट होने की जानकारी सब तक फैला देता है। उसके बाद वह एटिया से मिलने चला जाता है। उस दिन शाम को एटिया का एग्जीबिशन होने वाला था, इसलिए वह अपना नेकलेस पहनकर उसे देख रही थी और मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार कर रही थी। इसी बीच जिनको वहां पहुंचता है तो एटिया नेकलेस को पास के ड्रॉर में लॉक करके जिनको से मिलने चली जाती है। जिनको सबसे पहले उससे माफी मांगता है और बताता है कि वह एग्जीबिशन में उसके साथ नहीं रह सकता, उसे डायब्लिक को पकड़ने के लिए प्लानिंग करनी होगी। चूंकि वह पहले से डायब्लिक के मामले से वाकिफ थी, इसलिए इस बार उसने जिनको को रोकने की कोशिश नहीं की। इसी बीच उसका मेकअप आर्टिस्ट भी वहां पहुंच चुका था। एटिया फिर उसे जिनको से परिचित कराती है। इसी बीच ऑफिसर रोलर अपने के हुए गलतियों के लिए उदास बैठा था। इसे देखकर उसकी पार्टनर लड़की उसे समझाती है कि यहाँ उसका कोई दोष नहीं है, वह तो विभाग की मदद करना चाहती थी। शायद भविष्य में विभाग के लोग उसके योगदान को समझेंगे। ये सुनकर रोलर का मन हल्का हो जाता है। बातचीत के दौरान यह भी पता चलता है कि वह लड़की शुरू से ही रोलर को पसंद करती थी, लेकिन रोलर अपने काम पर फोकस होने की वजह से इसे कभी नहीं समझ पाया। खैर, इन सब बातों को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक वह देखता है कि उनकी पूरी टीम डायब्लिक को पकड़ने की प्लानिंग कर रही है। उनके प्लान के अनुसार पूरी टीम टनल के हर हिस्से को ब्लॉक कर देगी ताकि डायब्लिक किसी भी हालत में भाग न पाए। लेकिन समस्या यह है कि अगर सभी लोग टनल के अंदर होंगे तो असली वैन को कौन बाहर ले जाएगा? टीम लीडर सभी से पूछता है कि क्या कोई असली वैन की जिम्मेदारी लेना चाहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि असली वैन में केवल एक ही इंसान होगा, इसलिए वहां सबसे ज्यादा रिस्क होगा। तब रोलर साहस दिखाकर आगे बढ़ता है और असली वैन बाहर निकालने की जिम्मेदारी ले लेता है। यह देखकर वह लेडी ऑफिसर काफी तनाव में आ जाती है। सही है, लेकिन रोलर के लिए खुद को साबित करने का इससे बेहतर मौका शायद और कोई नहीं था, इसलिए वह रिस्क की बात को नजरअंदाज कर देता है। तो उसी रात वे प्लान के अनुसार नकली गाड़ी लेकर टनल के माध्यम से रवाना होते हैं। कुछ ही दूरी तय करने के बाद टनल का एग्जिट पॉइंट बंद हो जाता है और साथ ही पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। इसी बीच अजीब तरह से एक गाड़ी बाहर निकलती है। पुलिस सोचती है कि यह जरूर डायब्लिक की गाड़ी होगी और एक साथ गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह डायब्लिक नहीं बल्कि केवल एक नकली गुड़िया थी। दूसरी तरफ जब एटिया एग्जीबिशन के लिए तैयार होती है और नेकलेस पहनने जाती है तो वह देखती है कि नेकलेस चोरी हो चुका है। इससे एटिया बहुत तनाव में आ जाती है क्योंकि नेकलेस इटली के शाही परिवार की स्मृति थी। इसी बीच रोलर असली गाड़ी लेकर जंगल की सड़क से एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात उसी मेकअप आर्टिस्ट से होती है। तब पता चलता है कि वह मेकअप आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि ईवा थी और वह ऑफिसर भी रोलर नहीं बल्कि डायब्लिक था। यहाँ सीन फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जब रोलर ने डायब्लिक पर हमला किया था उसी समय डायब्लिक ने उसे मार डाला, फिर उसका शव वहां से हटाकर बिल्कुल रोलर जैसा मास्क बना लिया। उस मास्क और रोलर के कपड़े पहनकर वह लैब के अंदर जाकर बेहोश बनकर पड़ा रहा। लेकिन असली सवाल यह है कि ईवा तो पुलिस के साथ काम कर रही थी, तो उसने डायब्लिक के साथ हाथ कैसे मिला लिया? अब कहानी का असली रहस्य खुलता है। दरअसल वे दोनों कभी अलग नहीं थे। जब पुलिस ने उनके पहले अड्डे पर हमला किया तभी उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। उनका भागने का प्रयास, ईवा को चोट लगना, डायब्लिक का ईवा को छोड़कर भागना और फिर बदले के नाम पर ईवा का पुलिस के साथ हाथ मिलाना, ये सब डायब्लिक का ही प्लान था। सब कुछ सही तरह से चल रहा था, लेकिन बीच में अचानक ईवा पुलिस के हाथों में पकड़ में आ जाती है। तब रोलर यानी डायब्लिक बड़ी चालाकी से मामला संभाल लेता है। उसने जानबूझकर उस ब्रेसलेट को खोल लिया ताकि पुलिस अब ईवा को ट्रैक न कर सके। तो अब डायब्लिक ने अपनी पिछली चोरी की हुई चीजें वापस हासिल कर ली थीं और साथ ही एटिया का वह नेकलेस भी प्राप्त कर लिया था जो ईवा ने चुरा लिया था। इतना बड़ा प्लान सफलतापूर्वक पूरा होने पर दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई छुपकर उनकी इस पूरी रहस्य को जान चुका था। दरअसल रोलर का अकेले इतना रिस्की काम करना उस लेडी ऑफिसर को पसंद नहीं आया था, इसलिए वह चुपके से रोलर की वैन के अंदर छुप गई थी। उसने सोचा कि अगर रास्ते में रोलर पर कोई खतरा आए तो वह उसकी मदद कर सकेगी, लेकिन मदद करने जाते हुए खुद
उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था, ये लड़की शायद कल्पना भी नहीं कर सकती थी। खैर, डायब्लिक को आमने सामने देखकर उसे बहुत डर लगा, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पिस्तौल निकालकर आगे बढ़ी। इसके बाद वह डायब्लिक को बंदूक की नोक पर लेकर डराने लगती है, लेकिन डायब्लिक एक भी पल के लिए नहीं डरता। तब लड़की मजबूर होकर उस पर गोली चलाती है। इसे देखकर ईवा गुस्से में उस लड़की को मार देती है। इसके बाद डायब्लिक अपने धन संपत्ति के साथ वहां से गायब हो जाता है। इन सारी घटनाओं के बाद जिनको बहुत टूट जाता है। इस बार तो उसे न सिर्फ डायब्लिक खोना पड़ा, बल्कि उन्होंने जो चीजें बरामद की थीं, वह भी हाथ से निकल गईं। यह बात वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह अपनी गर्लफ्रेंड का रॉयल नेकलेस भी बचा नहीं सका। हालांकि इस बात को लेकर एटिया को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जिनको ने डायब्लिक को पकड़ने में पूरी कोशिश की थी। इसलिए एटिया उसे सांत्वना देती है और फिर वह अपने शहर वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ डायब्लिक और ईवा किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि यह हमेशा के लिए नहीं था। ईवा की सलाह के मुताबिक वे वहां एक छोटा ब्रेक लेने गए थे। वहां वे बहुत आनंद पूर्वक समय बिताते हैं और इस शानदार मूवी का यही अंत होता है। लेकिन नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस मूवी का तीसरा पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है, जो और भी ज्यादा ट्विस्ट से भरा होगा। तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं और इसे मिस न करें, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।